वेलकम बैक टू आवर माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर आरती। सो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का यूनिट नंबर 4 रूस। तो स्टार्ट करते हैं। रूस को पढ़ेंगे, उसकी 4 थीम्स को कवर करते हुए रूस की। तो सबसे पहले हम ओवरऑल व्यू देते हैं आपको कि रूस के हर एक पार्ट के बारे में बताते हैं कि कैसे रूस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। आधिकारिक रूप से रूसी संघ कहा जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये विश्व का सबसे बड़ा देश है, जो यूरोप से लेकर एशिया तक फैला हुआ, और यह लगभग जो है 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। यानी काफ़ी लंबा, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में इसने अपने आप को घेरा हुआ। इसकी सीमाएं जो है 14 देशों को लगती हैं। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, एशिया, अफ्रीका, मध्य, जैसे कई सारे क्षेत्रों तक ये फैला हुआ भूभागों तक। ठीक है। रूस की राजधानी को हम जानते हैं मॉस्को है। इसके अलावा इसकी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके इतिहास को देखा जाए तो रूस में जो है एक टाइम पे राजशाही शासन हुआ, फिर साम्यवाद आया, फिर उसके बाद लोकतंत्र आया। ठीक है। इस प्रकार से इसके राजनीतिक इतिहास को हम देख सकते हैं। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके बाद रूस, जो कि उसका एक अंग था, ठीक है, महत्वपूर्ण भाग था, वो स्वतंत्र हो गया। उसने अपना गठन जो संघीय गणराज्य के रूप में किया। आज रूस में राष्ट्रपति प्रणाली वाला देश है। ठीक है। जहाँ पे राष्ट्रपति सबसे प्रमुख होता है, राज्य का ही प्रमुख होता है। यहाँ प्रधानमंत्री है लेकिन वो नाम मात्र। ठीक है। सारी शक्ति किसी पास है? राष्ट्रपति पास। और राष्ट्रपति में आप जानते हैं व्लादिमीर पुतिन का नेतृत्व सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। उन्होंने एक राष्ट्र की एकता, सैन्य मजबूती, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाने पर जोर दिया। रूस की राजनीतिक संरचना को देखें तो संघीय और बहुदलीय लोकतंत्र प्रणाली पर आधारित है, जिसमें एक तो संघ भी है, जिसमें हर सरकार के जितने भी अंग हैं, ठीक है, उनमें शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। और बहुदलीय प्रणाली के माध्यम से सभी पार्टियों को जनता की जो तो सेवा या जनता को शासन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी किया है। साथ ही साथ इसके अलावा जो रूस की सदन है, ठीक है, वो 2 भागों में विभाजित है। एक है ड्यूमा और दूसरा है फेडरेशन काउंसिल, जिसे ऊपरी सदन कहा जाता है, और ड्यूमा जो इसकी निचली सदन है। रूस जो होता है इसके अंतर्राष्ट्रीय घरेलू मामलों पर जो होता है कई सारी चुनौतियों का इसको सामना करना पड़ा है। आपको पता है 2022 में इसका यूक्रेन के साथ वॉर जो चल रहा, उसके चलते रूस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध, उसको काफ़ी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू मामलों में हर एक क्षेत्र में जो था उसे काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठीक है। सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रूस की जो जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा विविध है। यहाँ अलग अलग जाति, अलग भाषा के समुदाय रहते हैं। माना जाता है कि 190 से ज़्यादा जो थे जाति, समूह, भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। रूस में प्रमुख धर्म की बात की जाए तो उसका अपना जो धर्म है वो ईसाई धर्म, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ पे अतिरिक्त धर्म भी है जो उसके सहअस्तित्व बने, जैसे इस्लाम है, हिंदू धर्म है, यहूदी धर्म है, बौद्ध धर्म है। ये काफ़ी प्रचलित है। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो है इस रूस की सरकार ने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया है। वो उस पर ध्यान देती रहती है ताकि जनता का भी कल्याण, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक योगदान में भी दिया है। आर्थिक रूप से अगर कहा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से रूस की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो प्राकृतिक संसाधन जैसे गैस, तेल, इन सभी उत्पादों पर निर्भर करती है, क्योंकि वो इसका निर्यातक। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद भी जो है, मतलब बेसिकली उनके प्रतिबंधों के चलते जो है काफ़ी सारी चुनौतियों का, समस्याओं का सामना इसे करना पड़ा है। पश्चिम देशों के साथ इसके तनाव, यूक्रेन संघर्ष ने जो है इसकी कूटनैतिकता को काफ़ी जटिल बना दिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, पुतिन के नेतृत्व में सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को प्राथमिकता देता है, जबकि आंतरिक आलोचक और विपक्ष के दल सरकार को सख्ती और अक्सर विवाद का विषय बना रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं विकास की। तो ये था आपका ओवरऑल सार, ठीक है, जो आपके चैप्टर का है, जिसमें हर एक 2-2 लाइन में आपको पूरे चैप्टर के थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया है। तो अगर आपको कभी कुछ ना भी याद है तो आप इतना भी लिखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा याद आ रहा है कि इतिहास के बारे में, तो आप इसके साथ इसको करेक्ट करके लिखेंगे तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं संवैधानिक विकास का। तो रूस के संविधान के विकास की यात्रा काफ़ी ज़्यादा लंबी है। ठीक है। बेसिकली जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, ठीक है, 1990 के दशक से, तो रूस में काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक और आर्थिक रूप से सामाजिक उथल पुथल चल गई, जिसमें दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। उसके बाद रूस ने न केवल अपने आप को स्वतंत्र बल्कि एक ऐसी संविधान भी बनाया जो कि उसके समाज, उसकी राजनीतिक और आर्थिक यथार्थवाद जो उसकी टाइम परिस्थिति चल रही थी उसके अनुकूल था। इससे पहले इससे पहले जो था रूस में सोवियत युग का संविधान चलता था, जो कि एक साम्यवादी विचारधारा पर आधारित था, जिसमें बहुदलीय लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बाजार की अर्थव्यवस्था, इन सब चीज़ों की कमी थी। ठीक है, जैसी अवधारणा। नए रूस ने जो था एक ऐसे संविधान निर्माण करना चाहता था जो कि इन सभी पहलुओं को अपनाए और देश को एक स्थिर भविष्य की ओर ले जाए। 1993 में जो था राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने जो था एक नया संविधान का रूपरेखा तैयार किया और उसको तैयार करने का आदेश दिया था, बेसिकली, जो कि राजनीतिक अस्थिरता और संसद राष्ट्रपति के बीच में जो संघर्ष चल रहा था उसको थाम सके, उसको कम कर सके। इस संघर्ष ने जो था
इस संघर्ष ने रूस की संसद के विघटन और सैन्य हस्तक्षेप का रूप ले लिया। इन कठिन परिस्थितियों के चलते जो होता क्या हुआ था कि 12 दिसंबर 1993 में रूस की जनता ने एक नए संविधान के पक्ष में मतदान किया, जो कि 25 दिसंबर 1993 में लागू हुआ। ये संविधान रूसी संघ को एक संघीय लोकतांत्रिक बहुदलीय प्रणाली वाला गणराज्य घोषित करता था। अब नया संविधान जब लागू हुआ तो उस संविधान के अंतर्गत कुछ चीज़ें थी, जैसे कि सरकार संघीय प्रणाली के तत्व, जैसे शक्तियों को 3 अंगों में विभाजन करना, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके बीच में शक्तियों का विभाजन करना। इसके अलावा राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख और व्यापक अधिकार दिए गए, जिसमें वह एक सशक्त कार्यकारी शक्ति बन सके। प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया गया ताकि सरकार ठीक से कार्य कर सके। सारा काम एक व्यक्ति तो नहीं करेगा, ऑब्वियस बात। तो प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता था, जिसे राष्ट्रपति संसद के बहुमत के माध्यम से ही नियुक्त करता था। संविधान व्यक्ति अब रूस के जो नया संविधान था उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों की गारंटी दी गई, जिसमें जो मानवाधिकार हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, धर्म की स्वतंत्रता, समानता अधिकार, सामाजिक सुरक्षा जैसे प्रावधान शामिल थे। अब ये स्थानीय स्वशासन को भी मान्यता देता था, ठीक है, और एक कल्याणकारी राज्य वो सेवा जैसे मुफ्त में जो था स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा की गारंटी करता है। इसके अलावा संवैधानिक न्याय में जो था रूस के संविधान में न्यायालय का गठन किया गया, जो कानून और राष्ट्रपति संसद द्वारा जारी किए गए संवैधानिकता की समीक्षा करता था कि जो भी चीज़ राष्ट्रपति द्वारा या संसद द्वारा जारी किए जा रहे आदेश है वो संविधान के अनुकूल हैं कि नहीं, या उसके खिलाफ तो नहीं ना। इस चीज़ का रूसी संविधान मुख्य रूप से 2 खंडों में विभाजित था। पहला खंड जो होता जिसमें 137 अनुच्छेद थे, दूसरा खंड जो होता संक्रमणकालीन प्रावधान से संबंधित था, यानी कैसे वो साम्यवाद से पहले राजशाही से साम्यवाद में आया, साम्यवाद से लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो स्थापित हुआ उस चीज़ के बीच में। ये एक ऐसे सर्वोच्च कानून दस्तावेज माना जाता है जो पूरे रूसी संघ को में लागू हुआ था, ठीक है, और कोई भी कानून या कार्रवाई संविधान के खिलाफ नहीं की जा सकती थी, ऐसा था उसमें कोई भी। हालांकि संविधान ने जो था रूस को एक नई दिशा दी, लेकिन इसके क्रियान्वयन करने में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आई, इसको लागू करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। राष्ट्रपति का जैसे पद था अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था, बहुदलीय प्रणाली के कमज़ोर संस्थागत ढांचे के चलते के कारण जो था सत्ता में असंतुलन या संतुलन का जो था विवाद बना रहता था, क्योंकि क्या था कि राष्ट्रपति को हमने सबसे ज़्यादा पावर दे दी, अब बाकी पार्टियाँ उनके बीच में संतुलन कैसे बना रहेगा। इसके बावजूद भी जो था संविधान कि रूस में जो था रूस के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण चरण आया, जो कि देश की जटिल राजनीतिक संरचना और लोकतांत्रिक मूल्य को परिभाषित करता था कि किस प्रकार से हमारा राज्य निर्माण होगा, उसकी संवैधानिक प्रक्रिया चलेगी, ठीक है, हर चरण में कौन कौन से पद होंगे, वो पद पे व्यक्ति कैसे नियुक्त होगा, उस सब की डेफिनेशन दी। विशेषता की बात करें तो ये रूस का संविधान लिखित संविधान है और एक कठोर संविधान है, ठीक है, जिसमें संशोधन करना बहुत कठिन है। ये संविधान जो था 12 दिसंबर 1993 में बनना शुरू हुआ था के माध्यम से अपनाया गया था और 25 दिसंबर 1993 में लागू किया गया, ठीक है। इसके अंदर संघीय प्रणाली, क्योंकि रूस ने जो था अपने को संघीय गणराज्य के रूप में स्थापित किया था, जिसमें 85 जो थे संघीय इकाई शामिल है, जिसमें गणराज्य, क्षेत्र, प्रांत, संघीय शहर, सेंटर, ठीक है, जैसे काफ़ी सारे स्वतंत्र क्षेत्रों को शामिल किया गया ताकि इनके अंतर्गत भी शासन ठीक प्रकार से सुनिश्चित रूप से किया जा सके। इसके अलावा रूस के संविधान में राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया गया था, जिसमें रूस को जो था राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख बताया गया था। राष्ट्रपति जो थे सरकार के प्रमुख कार्यकारी शक्ति यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। इस विशेष अनुच्छेद जैसे संघीय संरचना और मानवाधिकारों से संबंधित अनुच्छेद को संशोधित करना कठिन होता था, ठीक है। सत्ता का विभाजन तो स्पष्ट रूप से किया गया था 3 अंगों में, ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और उसी प्रकार जो था विधायिका। इसमें संविधान की सर्वोच्चता, रूस के संवैधानिक सर्वोच्च एक कानूनी दस्तावेज के रूप में उसे सर्वोच्चता प्रदान की है और ये सुनिश्चित करने का कार्य किसका होता है, न्यायालय का, ताकि कोई भी राष्ट्रपति या संसद द्वारा कोई ऐसा विधेयक या कानून ना पारित किया जाए जो कि संविधान के विरोध हो। इसके अलावा रूस के संविधान में मानव और नागरिक अधिकारों की गारंटी दी गई है संविधान के अंतर्गत, ठीक है, जैसे मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अलावा हमने जानते हैं कि कौन सा हमारे मौलिक अधिकार है, हमें गारंटी दी गई रूस के संविधान, क्योंकि हमने बात की कि रूस का समाज काफ़ी ज़्यादा विविध है, वहाँ अलग अलग डाइवर्स कल्चर के लोग रहते हैं, तो इसलिए वहाँ अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। रूस का वैसे तो हम कह सकते हैं ना कि वहाँ पे पैसिफिक ये धर्म तो अपनाया जाता है, यहूदी ईसाई धर्म, ठीक है, ईसाई धर्म,
लेकिन इसके अलावा भी रूस का अपना कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं है। उसके बीच में राज्य और धर्म के बीच में स्पष्ट अलगाव है। किसी भी धर्म को राज्य का धर्म का दर्जा नहीं मिला है रूस में। बहुदलीय लोकतंत्र प्रणाली अपनाई गई है। रूस में जो तय संविधान के द्वारा राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत एक बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें हर एक वर्ग के प्रतिनिधि को, हर एक वर्ग की विचारधारा को समाज के आगे राजनीतिक में पेश किया जा सके, प्रतिनिधित्व मिल सके। स्थानीय स्वशासन भी शामिल है, इसको मान्यता दी गई है। इसमें से स्वतंत्रता रूप से कार्य करने की अनुमति है। ठीक है, तो ये था रूस के संवैधानिक विकास और रूस में किस प्रकार से राजनीतिक परंपरा विकसित हुई। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं रूस के समाज की और उसकी अर्थव्यवस्था की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रूस का समाज काफ़ी ज़्यादा विविध है। ठीक है, इसमें जब सोवियत संघ चल रहा था तो सोवियत संघ के यूएसएसआर के समय पर रूस के समाज एक समाजवादी मॉडल पे आधारित था, जो कि मुख्य सामूहिकृत और एकीकरण की ओर पर फोकस करता है। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ, उसका विघटन हुआ, तो रूस ने तेज़ी से बदल रही वैश्विक ताकतों के साथ, उस टाइम के सर्कमस्टेंस के साथ, जो था परिस्थितियों के साथ, अपने आप को तालमेल बनाने के लिए निजीकरण और पूंजीवाद की ओर, आर्थिक सुधारों की ओर अपने आप को लागू किया, अपने आप को फोर्स किया कि हाँ हम भी इनके साथ चलते हैं ना, क्यों हम ऐसी चीज़ें चलें। ठीक है, हालांकि ये प्रक्रिया जो थी कई मायनों में असंतुलित थी, लेकिन 1990 के दशक में अर्थव्यवस्था में आई तेजी गिरावट, निजीकरण की वजह से अधिकांश संपत्तियां जो थी समाज के कुछ चुनिंदा वर्गों के हाथ में चली गई, जिसे ओलिगार्कीज कहते हैं। ठीक है, ये हाथ में केंद्रित हो गए थे उनके। ठीक है, जिससे क्या हुआ, समाज में गहरी असमानता, आर्थिक असमानता और समाज का वर्गीकरण हो गया। ऑब्वियस बात है, जब आर्थिक असमानता हो गई, कुछ ही लोगों के हाथ में संपत्ति, निजीकरण के चलते, ठीक है, संसाधन वगैरह सबका कंट्रोल चला गया, तो उससे क्या हुआ, वो सुप्रीम होगा। बाकी जिनके पास नहीं आई पावर, वो धीरे धीरे नीचे चले गए समाज के, और इससे समाज के वो डिवाइड हो गया। ठीक है, अमीर वर्ग, मध्य वर्ग, गरीब वर्ग, ऐसे करके ना क्लास डिवाइडेड हो गए। रूस की अर्थव्यवस्था में आज जो हम देखते हैं, जैसे हमने बात की कि उसकी अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधन, गैस, तेल, इन सब पे निर्यातों पे आधारित है। यहाँ ऊर्जा संसाधन देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी बन जाती है। लेकिन साथ ही जो होता है, ये एक प्रमुख कमजोरी भी है, क्योंकि वैश्विक ऊर्जा के स्तर को लेकर ऊर्जा कीमतों में हमेशा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, जो देश की सीधी अर्थव्यवस्था पर असर करता है। रूस की राजनीति की बात की जाए तो इससे सामाजिक और अर्थव्यवस्था का सीधा प्रभाव राजनीतिक पर भी पड़ता है। राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में रूस में जो थे प्रबंधित तंत्र की प्रणाली को अपनाया गया था, उसको विकसित किया, जहां सत्ता का केंद्रीकरण और राजनीतिक नियंत्रण को प्रमुखता दी। ये मॉडल जो था राजनीतिक स्थिरता, लेकिन आलोचक जितने भी थे, आलोचनाकारों का मानना था कि ये जो व्यवस्था है, ये लोकतांत्रिक संस्थानों और मानव अधिकारों को कमजोर करती है। लोकतंत्र संस्थान आप समझ गए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन सबको और मानव अधिकारों को भी कमजोर करती है, उनके अधिकारों को सीमित कर देती है, उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा पश्चिम प्रतिबंधों के चलते, जो पश्चिम देशों के साथ जो बेसिकली वॉर चल रहा है, ठीक है, वॉर की वजह से क्या हुआ, काफ़ी सारे प्रतिबंध लग गए हैं। जैसे अर्थव्यवस्था पे दबाव पड़ा है, जिससे विदेशी निवेश में कमी आई है, मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद भी जो है सरकार आत्मनिर्भरता और वैकल्पिक बाजार की तलाश के कदम उठाती रहती है कि हम कैसे अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर सकें, कि अपनी स्थिति को सुधार सकें। समाज के संदर्भ में अगर बात की जाए तो रूस का समाज जो है, जैसे हम जानते हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग संस्कृति, राष्ट्र के लोग वहाँ रहते हैं। इन शॉर्ट कह सकते हो सांस्कृतिक विविधता हमें देखने को मिलती है, और जो कि उसके राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इनके लोग पारंपरिक मूल्य, रूढ़िवादी ईसाई धर्म, सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते हैं। हालांकि शहरीकरण और वैश्वीकरण ने जो है समाज को आधुनिक और प्रगतिशील की शैली अधिक पश्चिमी और गतिशील हो गई है, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक जीवन शैली अब भी कायम है। ठीक है, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे जीते थे पहले, वैसे ही आज भी वो अपना लाइफस्टाइल चलाते। ठीक है, सरकार ने अपने समाज में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं और सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया, जो कठिन समय में सामाजिक एकजुटता बनाए रखने के लिए एक प्रभावी साधन बनता है। कुल मिलाकर बात की जाए तो रूस की समाज अर्थव्यवस्था, राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित। हालांकि ये विविधता जो है, सामाजिक असमानता, लोकतंत्र की दिशा में जो सुधार की प्रगति अभी भी रूस में एक चुनौती बनी हुई है, जो उसको करनी पड़ेगी ताकि उसका समाज अच्छे तरीके से कार्य कर सके और सही प्रकार से चल सके। क्लियर? तो ये था हमारा रूस का समाज और अर्थव्यवस्था, जो बहुत ही क्लियर कट है। ठीक है, इसके बाद आते हैं रूस में दलीय प्रणाली। अब रूस में दलीय प्रणाली जो आधारित है, वो बहुदलीय प्रणाली पर आधारित है, जो जटिल और विशिष्ट है, जो अपने इतिहास, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक आकार लेती है, उसके हिसाब से वो अनुरूप कार्य करती है। सोवियत संघ के पतन के बाद जो उत्तर रूस में, जैसे हमने बात की,
कि लोकतंत्र से रूस में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया था। इसमें रूसी राजनीतिक परिदृश्य पर कई सारी पार्टियां जो होती हैं एक साथ सत्ता के लिए, ठीक है, भागीदारी करती है, प्रतिस्पर्धा करती है। इसमें स्पष्ट रूप से जो व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है, उनके जो पुतिन की जो पार्टी है यूनाइटेड रशिया, उसी प्रकार कई सारी पार्टियां हैं जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया फेडरेशन, ठीक है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रूस, जस्ट रशिया, जैसे काफ़ी सारी पार्टियां रूस की राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन इनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा सीमित है, ठीक है। सरकार और प्रमुख पार्टियों द्वारा संसाधन मीडिया का व्यापक प्रयोग किया जाता है। चुनावी प्रक्रिया को अक्सर जो होता है अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ता है, जिसमें स्वतंत्रता और निष्पक्षता का हमेशा सवाल उठता रहता है कि हमेशा इलेक्शन जो होता है फेयर नहीं होते हैं, फ्रीली तो होते ही नहीं है। रूस की राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाती जो रूस की जो राजनीतिक परिदृश्य है ना, उसका फ्रेमवर्क, उस पर हमेशा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाया जाए, जहाँ विपक्ष को भी एक सीमित स्वतंत्रता प्राप्त है। अक्सर इनका दबाव बनाया जाता है इन पर कि आप लोग ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। दलीय प्रणाली में परिवर्तन लाने के लिए नागरिक समाज, स्वतंत्र मीडिया जैसे कुछ जो तत्व होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। उनका महत्वपूर्ण योगदान है ताकि दलीय प्रणाली अच्छी हो सके, स्वतंत्र हो सके, क्योंकि ऑब्वियसली जब सत्ता में एक पार्टी आ जाती है तो उसकी पावर कुछ ज़्यादा हो जाती है, तो वो बाकी पार्टी को सप्रेस करती है, ठीक है, जिससे वो अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पाती। अब यहाँ विपक्ष को भी बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिली है, ठीक है, उनको भी बहुत कम है, उन पर भी दबाव बना है, तो वो कैसे सरकार पर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, है ना। लेकिन मौजूदा संरचना जो है आज रूस में उसे बाधित करती है, ठीक है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया रूस की राजनीतिक प्रणाली में जो है राष्ट्रपति की भूमिका बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। उसके समर्थन के बिना किसी भी पार्टी को कोई भी ज़्यादा लोकप्रियता, उसका प्रभाव या राजनीतिक परिदृश्य पर आना उसका बहुत ज़्यादा कठिन है। कुल मिलाकर बात की जाए तो रूस की दलीय प्रणाली एक ऐसी संरचना को प्रस्तुत करती है जो सत्ता का केंद्रीकरण, विपक्ष को सीमित दायरे में रखती है, साथ ही साथ नियंत्रण बहुदलीय प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें बहुदल तो है लेकिन हम बताएंगे वो कैसे कार्य करते हैं, नियंत्रित है वो सब चीज़ें, ठीक है। अगर आप देखो तो सारी पार्टी एक दूसरे से कनेक्ट है, उनका फ़ायदा जिसमें, इसलिए वो एक कहने की तरफ से तो हम हैं पूरे कि हम अलग अलग इंडिविजुअल है, लेकिन वो काम एक ही बंदे को फॉलो कर रहे हैं, एक ही पार्टी उसमें सुप्रीम हो रही है, ठीक है, जो कि लोकतंत्र आदर्श और वास्तविकता के बीच में गहराई से अंतर को दिखाती है। अब बात की तो रूस दलीय प्रणाली की विशेषताओं की, तो रूस की दलीय प्रणाली में नियंत्रण बहुदलीयता की विशेषता है, उसका अस्तित्व है, लेकिन ये एक नियंत्रित स्वरूप को जो होता है स्वरूप में है, ठीक है। चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक गतिविधि मुख्य रूप से सत्ताधारी पार्टी जैसे यूनाइटेड रशिया है, ठीक है, उसके प्रभुत्व से संचालित होती है। किस प्रकार से गतिविधि चलेगी, किस प्रकार से पार्टी में चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, सब उसके थ्रू ही डिसाइड होता है, उनके द्वारा ही सब चला जाता है। सत्ताधारी पार्टी का वर्चस्व, जैसे यूनाइटेड रशिया पार्टी है, सत्ता पर बैठी है, वो स्थायी रूप से अपना प्रमुख भूमिका निभाती है। इससे जो है व्लादिमीर पुतिन और उसकी सरकार को काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्राप्त होती है, यानी उनको ज़्यादा पावर मिलती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण जो होता है विपक्ष दलों और उसके स्वतंत्र उम्मीदवारों को जो होता है, इसमें राजनीतिक प्रक्रिया में प्रशासन पर दबाव डाला जाता है। मीडिया, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, ये सब की जो स्वतंत्रता है इन सब पे नियंत्रण किया गया के माध्यम से जो नियंत्रण है। इसके अलावा विपक्ष के प्रभाव को भी काफ़ी ज़्यादा सीमित किया गया, ठीक है। कमज़ोर विपक्ष, अब लोग जो रूस में दलीय प्रणाली है उसमें विपक्ष भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जस्ट रशिया पार्टी, जो कि सक्रिय रूप से रशिया के लोकतंत्र में दलीय प्रणाली में राजनीति में भागीदारी कर रही है, सक्रिय है, ठीक है, लेकिन उनकी अपनी स्वतंत्रता, प्रभाव काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, वो उसी तक कार्य कर सकते, इससे ज़्यादा वो नहीं बोल सकते, जैसे इंडिया में बोल लेते हैं वहाँ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। स्वतंत्र प्रगतिशील विपक्ष को अक्सर प्रतिबंधित किया जाता है। इसके अलावा पार्टी के पंजीकरण और चुनावी प्रक्रिया, चुनाव भी बाधित होते हैं। नई पार्टियों को रजिस्ट्रेशन करना है, पंजीकरण करना है, या चुनाव में भागीदारी करना है, उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। उन्हें कुछ नियमों को, कुछ जाँच की प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। मीडिया पर नियंत्रण, राजनीतिक प्रचार, दलीय गतिविधियों के लिए राज्य नियंत्रित मीडिया व्यापक प्रयोग किया जाता है, जिस पर राज्य का ही प्रमुख नियंत्रण होता है, उसी मीडिया का प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्र मीडिया वहाँ पर यूज़ ही नहीं किया जाता, उस पर बहुत लिमिटेड है, स्वतंत्र मीडिया को स्थान ही बहुत सीमित मिला होता है। अब बात करते हैं रूस की कुछ पार्टीज जिसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, नाम पढ़े, यूनाइटेड रशिया, जस्ट रशिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशियन फेडरेशन, लिबरल पार्टी ऑफ रूस,
इन सब पार्टी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं कि क्या है ये पार्टी। जैसे यूनाइटेड रशिया बेसिकली आज के टाइम में वर्तमान में रशिया पे एक सत्ताधारी पार्टी है जो 2001 में स्थापित हुई थी। इस पार्टी में जो व्लादिमीर पुतिन है उनके नेतृत्व में देश का राजनीतिक व्यवस्था का या शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, ठीक है। इनकी विचारधारा में राष्ट्रवादी, अगर इस पार्टी की विचारधारा की बात करें तो इस पार्टी की विचारधारा राष्ट्रवादी, रूढ़िवादी मूल्य और राजनीतिक स्थिरता का समर्थन में शामिल करती है, ठीक है। संसद और क्षेत्रीय सरकार में इस पार्टी का व्यापक प्रभाव है। यूनाइटेड रशिया प्रशासनिक तंत्र मीडिया के सहारे अपना प्रभुत्व बनाए रखती है, जिससे सत्ता की पार्टी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशियन फेडरेशन, जो कि 1993 में स्थापित की थी। ये पार्टी रूस की प्रमुख विपक्ष पार्टी में से एक है, जो सोवियत संघ के विरासत को जीवित रखती है कि सोवियत संघ जिस चीज़ को फॉलो करता था उसी चीज़ को ये भी मानती है, ठीक है। इसकी विचारधारा की बात की जाए तो ये मार्क्सवाद और लेनिनवाद पर आधारित है, ठीक है। और समाजवादी नीति जैसे आय में समानता, राष्ट्रीयकरण का समर्थन जैसी चीज़ों को ये काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती है या उसका समर्थन करती है, ठीक है। ये पार्टी जो होती है पूंजीवादी सामाजिक असमानता का विरोध करती है कि पूंजीवाद को हटाया जाए, सामाजिक असमानता जो फैली है उसको हटाया जाए, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये समाजवाद यूएसएसआर की विचारधारा को फॉलो करती है ना, तो की तरह ही सोचिए। लिबरल पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक की बात की जाए तो वो 1991 में स्थापित की गई थी पार्टी। ये काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है, इस पार्टी को चलाया गया। इसकी विचारधारा की बात की जाए तो दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद अपारंपरिक रूसी मूल्यों को बढ़ावा देती है। ये पार्टी जो है अपनी उग्र और विवादास्पद बयानबाजी के चलते जो है राजनीतिक में हमेशा बनी रहती है, ठीक है, नियंत्रित किया, क्योंकि इसकी नीति जो है सत्तावादी पार्टी यानी यूनाइटेड रशियन से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती रहती है, इसलिए वो बनेगी। जस्ट रशियन की बात की जाए तो जस्ट रशियन पार्टी जो है 2006 में स्थापित की गई थी। ये पार्टी समाजवादी लोकतांत्रिक न्याय का समर्थन करती है। ये पार्टी जो है सत्ताधारी यूनाइटेड रशियन और कम्युनिस्ट पार्टी के वैकल्पिक दलों के रूप में उभरी है। कि इन पार्टी के अलावा अगर दूसरी पार्टी आपको देखनी हो तो ये पार्टी देखो, जस्ट रशियन, ठीक है। ये पार्टी हालांकि कई बार जो है सत्ताधारी पार्टी के साथ इसकी नीतियाँ जो है उसका समर्थन भी करती है और फिर भी खुद को ये विपक्ष रूप में प्रस्तुत करती है, क्योंकि क्या उनको दिखाना है कि हम फॉलो तो कर रहे हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, लेकिन इनडायरेक्टली वो मल्टी पार्टी सिस्टम भी जो है कंट्रोल में है, ठीक है। अब आते हैं चुनावी प्रणाली पे। तो रूस में चुनावी प्रणाली एक जटिल संरचना के ढांचे पर आधारित है, जो कि संविधान, कानून, राजनीतिक प्रक्रिया के तहत की जाती है। हालांकि ये प्रणाली जो है औपचारिक रूप से लोकतांत्रिक दिखती है, लेकिन ये सत्ता का केंद्रीकरण और विपक्ष पर प्रतिबंध नियंत्रण प्रक्रिया का आरोप लगाते रहे हैं। रूस में चुनाव प्रणाली का जो होता है ढांचा राष्ट्रपति चुनाव, संसदीय चुनाव, ठीक है, और क्षेत्रीय चुनाव, स्थानीय चुनाव निकाय पर आधारित है। इसके अलावा इस सभी चुनावों की प्रक्रिया, नीति, राजनीतिक तंत्र का गहरा अंतर हमें जो है इसमें देखने को मिलता है। अगर बात की जाए रूस में चुनावी प्रणाली के ढांचे को, तो रूस में चुनावी प्रणाली के ढांचे की जो नींव रखी गई थी 1993 में रूस संविधान द्वारा रखी गई थी। ये संविधान ठीक है, एक संघीय गणराज्य, क्योंकि रूस को स्थापित कैसे किया था, संविधान के तहत एक संघीय गणराज्य के रूप में स्थापित किया, जहां बहुदलीय प्रणाली को मान्यता दी गई है। चुनाव प्रक्रिया जो है इसमें 3 स्तरों में विभाजित किया गया है: राष्ट्रपति चुनाव, संसदीय चुनाव, ठीक है, और क्षेत्रीय स्थानीय चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए। राष्ट्रपति चुनाव में देश के राष्ट्रपति के लिए चुनाव किया जाता है, जो एक प्रभावशाली नेता होता है, ठीक है, जो सरकार, सेना, विदेश नीति का नेतृत्व करता है। राष्ट्रपति चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाता है। चुनाव की प्रक्रिया की बात कर ली जाए, कौन व्यक्ति योग्य है, किस व्यक्ति अगर वो पद पे बैठ रहा है तो क्या क्या चीज़ों से चाहिए। तो चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति चुनाव हर 6 साल बाद किए जाते हैं, ठीक है। कोई भी उम्मीदवार जिसकी उम्र 35 वर्ष से उम्र से अधिक है या 35 वर्ष है, ठीक है, वो अब पिछले 10 वर्षों से रूस में रह रहा है, ठीक है, यानी वो रूसी नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा, एक उम्मीदवार को विजय होने के लिए कम से कम 50% वोट तो चाहिए ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो दूसरे चरण में चुनाव करवाया जाता है और इस दौरान जो होता है जो टॉप 2 कैंडिडेट होते हैं उनके बीच में चुनाव किया जाता है, ठीक है। चुनौती और आलोचना की बात कर ली जाए तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का सवाल हमेशा उठता रहता है, क्योंकि ठीक है कि पता नहीं कि हो रहा है कि नहीं है सही से, पार्टी में उन्हीं के लोग बैठे तो हो सकता है वो अलग ही करवा दे रहे हैं, हेर फेर हो जाता, ठीक है, इस वजह से, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस सत्ता पे आ गए हम तो उसके बाद तो हमारी सरकार और जैसा हम चाहेंगे वैसे होगा। विपक्ष उम्मीदवारों को अक्सर चुनाव से बाहर कर दिया जाता है कि इस दौरान जो होता है विपक्ष के नेता या पार्टी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती, ठीक है। इसके साथ ही
उन्हें विभिन्न अभियान चलाने में बाधा का सामना करना पड़ता है। राज्य नियंत्रित मीडिया प्रशासनिक तंत्रों का इस्तेमाल जो होता है सत्ताधारी पार्टियों के उम्मीदवारों के पक्ष के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है संसद में चुनाव। रूस में संसद 2 सदनों में विभाजित है, हमने पढ़ा है, एक डूमा है और एक है फेडरेशन काउंसिल, ठीक है, जिससे स्टेट के चुनाव जो होते हैं हमें पता ही है कि कैसे चुनाव होते हैं। स्टेट के चुनाव के माध्यम से जो भी व्यक्ति चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, वो ड्यूमा में जाते हैं। और जो उसके बाद फेडरेशन, उसमें स्टेट के जो उसमें होते हैं, उसमें 450 सदस्य होते हैं, जिनमें प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। चुनाव मिश्रित प्रणाली के आधार पर आधारित होते हैं। तो 25 सीटें पार्टी सूची प्रणाली करती है के माध्यम से होता है और 225 सीटें टू निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से की जाती है। चुनावी बाधा के बात की जाए तो जो ड्यूमा के सदस्य जब चुने जाते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। तो वो प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे एक पार्टी को स्टेट ड्यूमा में प्रवेश करने के लिए कम से कम 5% वोट प्राप्त करने होते हैं। छोटी पार्टी या स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनाव, ठीक है, चुनौतीपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फेडरेशन काउंसिल के सदस्य की बात की तो प्रत्येक संघीयों में से 2 सदस्य चुने जाते हैं। सदस्य क्षेत्रीय विधेयक कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामांकित किए जाते हैं। ये चुनावी प्रणाली प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन इसमें स्थानीय और, ठीक है, क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव किए जाते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर गवर्नर, नगर परिषद, ठीक है, परिषद और अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं। यह चुनाव जो होते हैं स्थानीय स्तर पर मतदाताओं द्वारा चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं। सत्ताधारी पार्टी की बात की जाए तो सत्ताधारी पार्टी यूनाइटेड रशियन का क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर चुनाव में बड़ा दबाव रहता है। चुनाव की प्रक्रिया की विशेषता की बात की जाए तो बहुदलीय प्रणाली है। रूस में बहुदलीय प्रणाली के माध्यम से चुनाव किए जाते हैं, जिसमें लेकिन वास्तविकता में जो होता है यूनाइटेड रशिया का वर्चस्व बना रहता है। विपक्ष दलों और उम्मीदवारों को जो होता है उनकी स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा सीमित किया, उन्हें एक दायरे तक ही सीमित कर दिया। चुनाव आयोग का नियंत्रण सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो होती है CEC चुनावी प्रक्रिया को देखरेख करती है, ठीक है। इस आयोग का अक्सर जो है निष्पक्षता के बजाय जो है सरकार के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया जाता है कि वो निष्पक्ष नहीं है बल्कि सरकार का ही फेवर करती है। प्रचार प्रसार के लिए मीडिया का जो प्रयोग किया जाता है, सत्ताधारी दल क्योंकि राज्य का नियंत्रण होता है तो मीडिया पर वो उसी का प्रयोग करती है, उस पर भी आरोप कई जा सकते हैं। विपक्ष को एक समान मंच नहीं मिलता, इस चीज़ की बात आएगी। अगर इसके अलावा चुनावी बाधा की बात की जाए तो उम्मीदवार के पंजीकरण अभियान चलाने में बाधा होती है। चुनावी प्रक्रिया में जो है धांधली का आरोप अक्सर लगता है, ठीक है। वोटिंग प्रक्रिया और तकनीक की बात की जाए तो वोटिंग के टाइम पे EVM का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल दोनों तरीके की वोटिंग की जाती है, ठीक है। आधुनिक तकनीकों का प्रयोग होता है, लेकिन उनकी पारदर्शिता पर हमेशा सवाल उठता ही रहता है, ठीक है। चुनावी प्रक्रिया की चुनौती की बात की जाए तो स्वतंत्र और निष्पक्षता की कमी रहती है। चुनावों में अक्सर निष्पक्षता और स्वतंत्रता का अभाव है। विपक्षी दलों को चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने में कठिनाई आती है। जो विपक्षी दल है किसके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव। इसके अलावा राजनीतिक दबाव विपक्षी उम्मीदवार पर दबाव डालते हैं और उन्हें अयोग्य घोषित कर देते हैं। कई बार विपक्ष दलों का प्रमुख नेता भी जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है और वो पार्टिसिपेट नहीं करते। धांधली और गड़बड़ी की बात की जाए तो चुनावी प्रक्रिया में मतदान को लेकर परिणाम तक से लेकर हेरफेर का आरोप अक्सर लगता है कि हेरफेर की गई है, तो ऑब्वियस बात है ये व्यक्ति तो जीतना पक्का ही था, ठीक है, ऐसे होता है उनमें। रूस के चुनाव की प्रणाली औपचारिक रूप से लोकतांत्रिक है, लेकिन ये वास्तविक सत्ता में केंद्रीकरण और विपक्ष के दमन की प्रवृत्ति को दर्शाता है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के संभावना बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सुधार की आवश्यकता हमें देखने को मिलती है कि अगर हमें करना है तो एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हम बोल रहे हैं तो उसे करना भी पड़ेगा, तो उसकी ज़रूरत है। यदि इन सुधारों को लागू किया जाए तो रूस में जो संविधान है, चुनाव है, वो ठीक प्रकार से किए जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लास्ट टॉपिक पर, संघीय प्रणाली। जब क्योंकि हमें पता है कि रूस को एक संघीयात्मक शासन के द्वारा एक संघीय गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया था, उसे परिभाषित किया गया था संविधान के द्वारा, ने अपने स्वरूप को जो था रूस ने संचलन में विशिष्ट रूप से केंद्रीकृत और सत्तावादी तत्वों का समावेश करती है। रूसी संघ का गठन जो था 1993 में संविधान के तहत किया गया था, जो इसे एक संघात्मक राज्य के रूप में परिभाषित करती है कि संघात्मक राज्य है रूस, ठीक है, जहाँ पे सत्ता या शक्तियों का वितरण जो था बराबर रूप से किया गया, जिसमें 89 संघीय विषय, जिसमें से 21 गणराज्य हैं, ठीक है, 9 इकाइयाँ हैं, ठीक है। इसी प्रकार शहरी संघ है, एक श्वेत राज्य, इस तरह विभाजित किया है। ये संघात्मक संरचना का सिद्धांत जो होता है रूस की विविधता जनसंख्या को भौगोलिक विस्तार का प्रतिबिंबित करता है कि उसकी जनसंख्या अलग है, इसकी जनसंख्या इतनी डाइवर्स है, भौगोलिक जो उसका विस्तार है उसमें संघीय गणराज्य जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
रूस का संघीय ढांचा जो होता है उसको बहुजातीय और बहुभाषावाद को मान्यता देता है। प्रत्येक गणराज्य को एक विशिष्ट स्वायत्तता प्राप्त है और यह अपनी संविधान, भाषा और सांस्कृतिक पहचान बनाए रख सकता है। संघीय इकाई की स्वायत्तता व्यावहारिक रूप से सीमित है क्योंकि केंद्रीकृत सत्ता संरचना और राष्ट्रपति अधीनस्थ राज्यपाल प्रणाली के माध्यम से शासन क्षेत्र स्तर पर केंद्रीय वास्तविकता केंद्रीकृत विकेंद्रीकरण को बाधा करती है। 2000 के दशक में शुरुआत में व्लादिमीर पुतिन के सत्ता आने के बाद जो तो संघात्मक प्रणाली को महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। ठीक है, सत्तावाद सिद्धांत के तहत क्षेत्रीय नेता और संघीय इकाइयों की स्वायत्तता को कम करने के लिए व्यापक कदम उठाए गए। क्षेत्रीय गवर्नरों का प्रत्यक्ष चुनाव समाप्त कर दिया गया और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाने लगी। हालांकि बाद में जो था गवर्नर के चुनावों को पुनः स्थापित किया गया, लेकिन यह सख्त नियंत्रण और अनुमोदन प्रक्रिया का अधीन आ गया। अनुमोदन प्रक्रिया यानी कि उसके सही इंसान है नहीं। ठीक है, संघीय विषयों के बजट और प्रशासन नीतियों का नियंत्रण केंद्र सरकार का व्यापक नियंत्रण स्थानीय नियंत्रण लेने की प्रक्रिया को सीमित करता है। रूस के संघात्मक प्रणाली में असमानता और विरोधाभास स्पष्ट है। बड़े और अधिक संसाधन और संपन्न क्षेत्र जैसे कि चेचन्या तजाकिस्तान जो तो विशेष समझौते किए जो कि उसे अन्य संघीय इकाई की तुलना में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती। दूसरी ओर देखा जाए तो आर्थिक रूप से कमजोर और सुदूर क्षेत्र संघीय बजट पर अधिक निर्भर है और उनकी राजनीतिक आवाज जो है अपेक्षाकृत कमजोरी के भीतर शक्ति संतुलन को चुनौती देती है। ठीक है, संविधान और संघीय कानून संघीय इकाई की सीमा और अधिकारों को परिभाषित करती है, लेकिन उनकी जो है व्याख्या क्रियान्वयन अक्सर केंद्र सरकार के पक्ष में झुकी रहती है। उसी प्रकार जो है रूसी संघ प्रणाली कार्य प्रणाली और न्यायपालिका की भूमिका को सीमित करती है, क्योंकि ये संवैधानिक न्यायालय अन्य संस्थान संघों पर नियंत्रण को पूरी तरह से मुक्त नहीं करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो रूस की संघात्मक प्रणाली उसकी भौगोलिक और राजनीतिक स्थिरता में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि इसका केंद्रीकृत स्वरूप जो है संघीय इकाई की सीमित स्वायत्तता इससे सच्चे विकेंद्रीकरण के आदर्शों को उससे दूर ले जाती है। ठीक है, संक्षेप में कहा जाए तो रूस की जो संघात्मक शासन प्रणाली है एक जटिल गतिशील संरचना है जो कि उसे औपचारिक रूप से बहुस्तरीय सत्ता विभाजन को मान्यता देती है, लेकिन जो है व्यावहारिक रूप से केंद्रीयकरण और राष्ट्रपति के नेतृत्व में संचालित होती है। क्लियर? क्या मतलब कि केंद्रीकृत और राष्ट्रपति के द्वारा ही जो होता है सारी चीज़ें कंट्रोल होती है, चाहे वो पार्टी सिस्टम हो, इलेक्शन सिस्टम हो या फिर उसकी संघीय प्रणाली हो, संघीय शासन ही क्यों ना हो। इसकी संरचना जो होती है कार्यप्रणाली के अंतर्गत राजनीतिक सामाजिक भौगोलिक विविधता के साथ साथ सत्तावादी तत्वों को भी प्रतिबिंबित करती है, उसको भी करती है। तो ये था रूसी प्रणाली। रूस के टोटली सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया इसमें कि उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से हुई, उसका संवैधानिक विकास कैसे हुआ। कहने को तो वो एक सोवियत संघ से पतन होने के बाद, उससे दूर होने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद उसने अपने संघीय गणराज्य के रूप में बहुदलीय प्रणाली के रूप में स्थापित किया, लेकिन उसका देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो केंद्रीकरण एकात्मवाद की ओर झुकता चला गया। ठीक है, जिसकी वजह से हमेशा उसमें विवाद के मुद्दे बने रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था रशिया, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चाइना के टॉपिक को कवर करें तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दूसरा कि अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।